नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास प्रोग्राम दास्ताने 2021 और मैं हूं आपके साथ आंचल काद्या। आज हम बात करेंगे यूपी और उत्तराखंड के देखे हुए उन 365 दिनों की जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। और इन दिनों पर आप नजर डालेंगे तो साफ दिखता है कि इतिहास के ये पन्ने कुछ काले रहे तो कुछ कोरे। तो चलिए मेरे साथ ऐतिहासिक सफर पर। नए साल 2022 का आगाज हो रहा है, लेकिन 2021 के इतिहास को कैसे भूला जा सकता है। कोरोना वायरस का कहर, गंगा में बहती लाशें, पंचायत चुनाव, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचला जाना, फिर कृषि कानून वापस लिए जाने का ऐलान, और क्या कुछ नहीं हुआ साल 2021 में, सब बताएंगे और दिखाएंगे भी इस खास रिपोर्ट में। देखिए। साल 2021 ऐसा साल जिसने न सिर्फ यूपी में नए कीर्तिमान बनाए बल्कि लोगों के जीवन में भी एक काले पन्ने को जोड़ दिया। आज हम आपको साल 2021 की यूपी में हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में, या यूं कहें कि संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। साल 2021 की शुरुआत से ही राज्य सरकार को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिस्तर की कमी जैसे गंभीर समस्याओं से मुखातिब होना पड़ा। इस दौरान प्रयागराज के अलावा अन्य जिलों में गंगा नदी में तैरते शव, राजधानी लखनऊ में शमशान घाट के अंदर जलाए जा रहे शवों को दिखने से रोकने के लिए टीन की चादरें तान दी गईं। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार करने के लिए लाशों के साथ परिजनों की लंबी कतारें नजर आईं। अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम दिखा। सरकार के लिए सब कुछ बना परेशानी का सबब। साथ ही ये तस्वीरें देसी और विदेशी दोनों ही तरह की मीडिया में सुर्खियां बनी रही। मीडिया में प्रयागराज में गंगा के तट पर रेत में दबे शवों के बारे में खबरें दिखाई गईं, तो पहली बारिश में शवों की राम नामी चादर दिखाई देने लगी और शवों के ऊपर से प्रशासन के द्वारा राम नामी चादर हटाए जाने की तस्वीर ने सबको झकझोर कर रख दिया। सबसे ज्यादा भयावह अगर कुछ दिखा तो वो रही लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के घर लौटने की तस्वीर। सर पर सामान, छोटे छोटे बच्चे। मजदूरों के हौसलों ने सड़कों के लंबे होने के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। लंबी से लंबी सड़कों को पैदल ही नाप दिया गया। हालात बेकाबू हो चुके थे। लेकिन इस दौरान साल 2021 के बीच के महीनों में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने एक और नई त्रासदी आई। वो थी जहरीली शराब की त्रासदी। अलीगढ़ जिले में हुई जहरीले शराब कांड में लोगों के मरने का सिलसिला करीबन 2 हफ्तों तक बदस्तूर जारी रहा। इस शराब कांड में 100 से ज्यादा मजदूरों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जबकि करीबन इतने ही मजदूरों को अस्पताल में इलाज कराना पड़ा। इस बीच यूपी में पंचायत चुनाव की घंटी बजी। कोरोना वायरस का दर्ज पूरी तरीके से कम नहीं हुआ था। गांव की सरकार बनाने के लिए पूरे प्रदेश में मतदान हुआ। मतदान के दौरान खूब जोर शोर से प्रचार हुआ, रैलियां निकाली गईं, जमकर नारे लगे। हालांकि पंचायत चुनाव के दौरान नामांकन से लेकर मतगणना तक पूरे यूपी में हिंसक घटनाएं सामने आती रही। कहीं महिला का चीरहरण हुआ तो कहीं चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधानों को गोली मारी जा रही थी। और इस तरह चुनाव खत्म हुआ और एक बार फिर बीजेपी सरकार ने परचम लहराया। बीजेपी ने 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्षों की सीट पर कब्जा कर लिया, जबकि सपा पूरे चुनाव में बीजेपी पर आरोप लगाती रही। लेकिन इस बार का पंचायत चुनाव चर्चा का विषय तब बन गया जब चुनाव में लगाई गई ड्यूटी में कथित तौर से 2000 से ज्यादा शिक्षकों की मौत हो गई। शिक्षकों की मौत की संख्या महीने भर यूपी की सियासत में डूबती रही।
हालातों में धीरे धीरे स्थिरता आई। इस बीच लोगों को कोरोना वायरस से तो राहत मिलती नजर आई, लेकिन जब कोरोना वायरस की स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा था, तब किसानों का 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन उत्तर प्रदेश में तेज हो गया। लेकिन इस बीच यूपी में चल रहा किसान आंदोलन पूरे देश में तब मुद्दा बन गया जब लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को एक वाहन से कुचलकर 4 किसानों की जान चली गई। साथ ही इसके बाद हुई हिंसा में 4 और लोग मारे गए। किसानों को कुचलने वाली गाड़ी के तार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ट्रेनी के बेटे आशीष से जुड़ने के बाद देश की सियासत ने नया मोड़ लिया। आशीष मिश्रा को 12 अन्य लोगों के साथ इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले की गूंज संसद में आज भी सुनाई देती है। हालांकि इस घटना के बाद किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए राजनीतिक नेताओं में होड़ लगी। रातों रात देश भर के नेताओं का लखीमपुर में जमावड़ा रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रात के अंधेरे में लखीमपुर के लिए निकली, लेकिन उन्हें सीतापुर के पास रोक दिया गया। प्रियंका को पीएसी गेस्ट हाउस में 48 घंटे नजरबंद रखा गया, जिससे यूपी में बेजान कांग्रेस पार्टी में जान आ गई। साल 2021 में ही किसानों के आंदोलन ने नया कीर्तिमान रचा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरे हो चुके थे। किसान कहीं से भी कमजोर नहीं दिख रहे थे, जिसके फलस्वरूप बीजेपी सरकार को अपना अडिग फैसला निरस्त करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मीडिया के सामने आकर देश के किसानों से माफी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया, जिसे विपक्ष ने लगातार ऐतिहासिक गलती बताया है। साल के बीच के महीनों में जहां हर तरफ अफरा तफरी मची थी, पंचायत चुनाव में शिक्षकों की जान गई थी। अलीगढ़ में हुए शराब कांड ने सैकड़ों मजदूरों की जान ली थी, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा था। वहीं बीजेपी सरकार मौजूदा स्थिति और पार्टी की छवि को सुधारने के लिए यूपी के जिलों में तोहफों की बारिश कर रही थी। साल 2021 एक ऐसा समय रहा जब हर तरफ से सरकार पर सवाल उठाए जा रहे थे। कोरोना महामारी में फैली अव्यवस्था, कृषि कानून जैसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा था। तो वहीं इन तमाम मुद्दों से बचने के लिहाज से और अगले साल शुरू होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश सरकार का विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और नींव रखने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले दिनों वाराणसी में 700 करोड़ रुपए की लागत से बना काशी विश्वनाथ गलियारा पूरे देश के लिए नजीर बना। बीजेपी इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से लोगों की संवेदनाओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने 13 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बहुप्रतीक्षित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये कॉरिडोर वाराणसी के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी ललिता घाट से जोड़ता है, जो बीजेपी के हिंदू एजेंडे को मजबूत करने वाला माना जाता है। इसके अलावा तथाकथित लव जिहाद पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई थी। फरवरी 2021 में सरकार ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पेश किया। विधानसभा में इसे ध्वनिमत से पारित करा लिया गया। इसमें पहचान छिपाकर महिलाओं के साथ छल करते हुए शादी करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान बनाया गया, जिससे बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को और धार मिल गई। जहां बीजेपी एक ओर हिंदुत्व का गणित साल भर सुलझाने का प्रयास करती रही, तो वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ यूपी की कानून व्यवस्था को मजबूत करने की नई इबारत लिख रहे थे। साल की शुरुआत से लेकर अंत तक यूपी सरकार अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए
माफियाओं की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाने का काम करती रही। प्रदेश में आतंक का पर्याय बने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार ने एक बड़ा और प्रभावी अभियान चलाया। अपराधियों की संपत्ति सीज करने के साथ ही उनकी अवैध इमारतों पर सरकार ने बुलडोजर चलवाया। हालांकि योगी सरकार के इस कदम की आलोचना भी हुई। इसे एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ उठाया गया कदम बताया गया। इसके अलावा 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिस पर लड़ाकू विमान उतारकर बीजेपी सरकार ने जनता के दिल में विकास की नाव तैराने का प्रयास किया। साथ ही प्रदेश में कई मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी। 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन के गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। तो वहीं मेट्रो रेल नेटवर्क के माध्यम से यूपी में बीजेपी ने स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद को भी गढ़ा। इसके अलावा कई अहम योजनाओं की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। पूरे साल जहां बीजेपी लगातार परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करती रही, तो वहीं दूसरी ओर इन परियोजनाओं का श्रेय लेने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा का वाक युद्ध भी शुरू हो गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दावा करते हैं कि ज्यादातर योजनाओं की शुरुआत उनकी सरकार में हुआ। दोनों ही पार्टियों में विकास का श्रेय लेने की होड़ मची रही। तो वहीं भाजपा और सपा वोटों की लड़ाई के लिए अपने अपने गठबंधन का विस्तार कर रहे हैं। यूपी के मिशन 2022 को फतेह करने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी अपने पुराने सहयोगियों के साथ है, तो समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने की अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। साल के अंत यानी कि दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा कौतूहल देखने को मिला। आयकर विभाग की धनाधन छापेमारी ने कानपुर में हुए पान मसाला कंपनी और इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ आईटी की छापेमारी में 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। 10 से 12 मशीनें लगातार पैसे गिनती रहीं, लेकिन पैसा है कि खत्म ही नहीं हुआ। छापेमारी में निकल रहे पैसों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही। तो वहीं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नेताओं के दौरे ने 2021 के अंत का ट्रैफिक भी जाम कर दिया। साल 2021 देश के साथ देवभूमि के लिए भी कई चुनौतियां लेकर आया। सियासत से लेकर सरजमी तक कई बदलाव दिखे। पहाड़ों की भूमि ने एक बार फिर कई सैलाब देखे। राजनीति में मची भूचाल की तस्वीर भी दिखी। किसी को अपनों का साथ मिला तो किसी ने अपनों को खोया भी। कई रिकॉर्ड बने तो कई आरोप भी लगे। ये साल सियासत के लिए सबसे अहम था, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव जो है। चलिए देखते हैं कैसा रहा देवभूमि के लिए वर्ष 2021। साल 2021 सियासत के लिहाज से सबसे अहम था, क्योंकि साल 2022 की चुनाव की जमीन भी इसी साल तैयार हुई है। इसी साल देवभूमि ने तबाही का मंजर भी देखा। लोगों की चीख किसी ने सुनी तो कईयों ने सियासत के शोर को इतना जोर दे दिया कि सब दुख दर्द सत्ता की चाहत के आगे फीके पड़ गए। सबसे पहले बात सियासत की करेंगे, क्योंकि इसकी चाहत और सत्ता की होड़ राजनीतिक व्यक्ति को या तो फकीर बना देती है या फिर शैतान, जिसको सिर्फ सत्ता की भूख होती है। येन केन प्रकारेण इंसान उसको हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकता है। नैनीताल ने तबाही देखी तो चमोली भी आपदा की तस्वीरें लिए हुए आज भी ठिठका हुआ है। जुम्मा गांव का वो खौफनाक मंजर किसी की आंखों से नहीं उतर सकता, लेकिन सब भूल गए। जख्म भरा नहीं, लेकिन मरहम को इतना गाढ़ा कर दिया कि खून की रिसन शिलान्यास की भेंट चढ़ गया। आरोप प्रत्यारोप ने चीखों को खामोशी में तब्दील कर दिया। उत्तराखंड की सियासत में साल भर बदलाव की बयार चलती रही।
प्रचंड बहुमत की सरकार में राज्य के लोगों ने एक साल में 3-3 सीपे सालार देखे। बदलाव की हवा से भाजपा और कांग्रेस का संगठन भी महफूज न रह सका। दोनों दलों ने अपने अपने संगठन की कमान नए चेहरों के हाथों में सौंपी। साल के आखिरी महीनों में बदलाव की ये बयार दल बदल में ऐसी बदली कि इसने सियासत में हलचल पैदा कर दी। प्रचंड बहुमत की भाजपा सरकार ने जहां तकरीबन 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में निकाल दिए, जब ये लगने लगा कि एनडी तिवारी के बाद त्रिवेंद्र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 5 साल पूरे करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तभी उनकी विदाई हो गई। तीरथ सिंह रावत ने कमान संभाली और कुछ ही महीनों में उनकी भी कुर्सी खिसक गई। पार्टी ने युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को बागडोर थमाई। बदलाव की बयार भाजपा और कांग्रेस दोनों में चली। प्रदेश मंत्रिमंडल से विदा हुए मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने संगठन की बागडोर सौंपी। प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़कर बंशीधर भगत कैबिनेट मंत्री बनाए गए। उधर प्रदेश कांग्रेस की कमान हरीश रावत के खेमे के गणेश गोंदियाल के हाथों में सौंपी गई। प्रदेश अध्यक्ष पद से रुखसत हुए प्रीतम सिंह कांग्रेस विधायक मंडल दल के नेता बना दिए गए। बदलाव का ये सिलसिला केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तराखंड के प्रतिनिधित्व को लेकर भी दिखा। मोदी कैबिनेट से शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक विदा हुए तो सांसद अजय भट्ट की एंट्री हुई। उन्हें केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। परिवर्तन की हवा सियासी दलों से बहकर सत्ता लोक तक पहुंची और वहां से राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की विदाई की पटकथा लिखी गई। साथ ही फौजी अफसर रहे जनरल गुरमीत सिंह ने नए राज्यपाल के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। देखते ही देखते परिवर्तन की ये बयार अनायास दल बदल में घुल गई। मिशन 2022 के लक्ष्य को साधने के लिए भाजपा ने कांग्रेस के पुरोला विधायक राजकुमार, धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार, भीमताल के निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे की घर वापसी कराकर करारा जवाब दिया। एक साल में 4 विधायकों के देहावसन ने राजनीति को रुआसा कर दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश, संभावनाओं से भरपूर भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह जीना, गंगोत्री के विधायक गोपाल रावत और अंत में सबसे वरिष्ठ विधायक हरबंस कपूर दुनिया से विदा हो गए। साल 2021 में 3 बड़ी प्राकृतिक आपदाओं ने पहाड़ों को कभी न भूलने वाला जख्म दिया है। हर तरफ हाहाकार मचा था। आसमान से मानो जैसे आफत बरस रही थी। पहाड़ों पर जैसे जल प्रलय, नदियां जैसे समंदर हो गई थी। हर तरफ पानी ही पानी। इसके साथ ही देवभूमि ने पंडा पुरोहितों का आंदोलन और सियासत का चरम भी देखा। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में भारी बारिश के दौरान जुम्मा गांव में बादल फट गए। पानी के साथ आए मलबे और बोल्डरों ने गांव के सिरोडियार और जुमानी तोक में 3 मकान ध्वस्त कर दिए। इन घरों में रह रहे 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे के दिन ही ग्रामीणों ने मलबे में दबी 3 सगी बहनों के शव निकाल लिए थे। उसके बाद नजदीकी 11वीं वाहिनी एसएसबी की एलागार सीमा चौकी के जवान पैदल घटनास्थल पर पहुंचे। यहाँ करीबन 1 हफ्ते से ज्यादा तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व दल खोज और बचाव कार्य चल। वो खुद इसका जोर शोर से प्रचार भी कर रहे हैं। देवस्थानम बोर्ड को भंग करना भी ऐसी ही लोक लुभावन घोषणाओं में शामिल रहा। इसी सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया था। इसके फायदे गिनाए थे, लेकिन अब चुनाव के आने पहले इसे भंग भी कर दिया गया। और हैरानी तो इस बात की कि अपने ही फैसले को पलटने का क्रेडिट भी लिया जा रहा है। बीजेपी ने अपने बहुचर्चित फॉर्मूले के तहत उत्तराखंड में एक के बाद एक 2 मुख्यमंत्रियों को कुर्सी से उतार दिया। चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए पार्टी पंडितों ने इसे रामबाण उपाय बताया। नए और युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को पिक्चर में लाया गया।
जिसके बाद अब सब ठीक वैसा देखने को मिल रहा है जैसे सरकार बदलने पर होता है। धामी ने कहा, जब कोई सरकार बदलती है तो वो पुरानी सरकार के लिए गए गलत फैसलों को ठीक करके जनता को मैसेज देते हैं कि आपने गलत लोगों को चुना था, हम अब उनकी गलतियां सुधार रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में पहले बीजेपी सरकार अपने ही मुख्यमंत्री बदलकर ये सब करने की कोशिश करती है और अब अपनी ही सरकार के फैसलों को पलटकर जनता की वाहवाही लूटने की कोशिश हो रही है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि इसमें कहीं न कहीं पार्टी कामयाब भी होती नजर आ रही है। मैंने 4 जुलाई 2021 से मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना शुरू किया है। तब से लेकर अब तक पिछले 4 महीने में 400 नहीं बल्कि 500 से भी ज्यादा फैसले लिए हैं। आज यहाँ पर बहुत योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव नजदीक देखते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला लिया गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर उत्तराखंड सरकार को इससे कितना फायदा होगा। राज्य में पंडितों यानी कि ब्राह्मण समुदाय के वोट बैंक की अगर बात करें तो ये करीबन 25% है, जबकि ठाकुर वोट 35% से ज्यादा है। ऐसे में यहाँ सरकारें ठाकुर ब्राह्मण का बैलेंस बनाकर चलती हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर ब्राह्मणों का एक छोटा वर्ग विरोध कर रहा था, जिसमें मुख्य तौर पर चारों धामों के तीर्थ पुरोहित शामिल थे। ऐसे में उत्तराखंड के चुनावों में इसका बहुत बड़ा फायदा तो पार्टी को मिलता नहीं दिख रहा। विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नजदीक आ गया है। अब आगे साल नया है, लेकिन पुराना साल भी अभी तक उत्तराखंड सियासी सूरमाओं का अखाड़ा बन गया। भाजपा की चुनावी बिसात बिछाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह सरीखे दिग्गज नेता आए तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। विपक्षी दल ने राहुल गांधी को मैदान में उतारा। उधर तीसरे विकल्प के लिए खम ठोक रही आम आदमी पार्टी की हवा बनाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी लोक लुभावन घोषणाओं से सियासत गरमाते दिखे। अब आगे कैसा होगा साल 2022 ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि साल 2022 भी कम नहीं होने वाला। 22 में जनता फैसला करेगी कि आखिरकार देवभूमि और उत्तर प्रदेश की बागडोर किसके हाथों में देनी है, क्योंकि 22 ही आगे के सालों का भविष्य तय करेगा। तो आपने अभी तक देखा यूपी और उत्तराखंड के साल 2021 के इतिहास को, ऐसा इतिहास जो हम कभी नहीं भूल सकते। साल 2021 किसी के मन को हमेशा कुरेदता रहेगा, तो किसी को एक नया कीर्तिमान गढ़ने का इनाम भी इसी साल ने दिया। लेकिन जनता टीवी आपसे बस इतना ही कहेगा कि इस खट्टे मीठे इतिहास को सबक बनाइए और 2022 के स्वागत के लिए खुले दिल से तैयार हो जाइए। नमस्कार।